नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने सियासी अभियान की धार को और तेज करने में लगे हैं। इसमें लखीमपुर खीरी हिंसा से पूरे विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। अब हर नेता अपना सियासी रथ लेकर के निकल पड़ा है। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को किसान न्याय यात्रा में बदल चुकी हैं और ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी सूबे में चिमटा गाड़कर बैठ गई हैं। 2022 के चुनाव की फाइट से बाहर नजर आ रही कांग्रेस को प्रियंका फ्रंट फुट पर लाने में लगी हैं। ऐसे में यूपी की सियासी फिजा भी अब बदली हुई सी नजर आ रही है। प्रियंका बीजेपी के हर हमले को सियासी हथियार बनाकर उस पर जवाबी वार कर रही हैं। वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ से सिर्फ सत्तारूढ़ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी अपने अपने नफा और नुकसान को तौलने में लग गए हैं। और यही वजह है कि अभी तक बड़े दलों के साथ गठबंधन से इनकार करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दिल बदल रहा है और अब वो बीजेपी को चुनावी मात देने के लिए गठबंधन के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। अब 22 के चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टियां सियासी रथ पर भी सवार होकर दिख रही हैं। अखिलेश यादव कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा का आगाज करने वाले हैं। अखिलेश यात्रा से गंगा जमुनी तहजीब को साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने यात्रा शुरू करने से पहले मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात करके विजय श्री का आशीर्वाद भी आज लिया। तो वहीं कल चाचा शिवपाल यादव भी मथुरा से सियासी रथ पर सवार होने वाले हैं। अब पश्चिम में किसान आंदोलन से संजीवनी पा चुके जयंत चौधरी आशीर्वाद पद रैली भी निकालने वाले हैं। इस बीच बीजेपी भी मुस्लिम को रिझाने के लिए अल्पसंख्यक जन जागरूकता यात्रा निकालने वाली है। अब यात्रा का मकसद अल्पसंख्यक तक मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या रथ यात्रा से रास्ता निकलेगा। सवाल यह भी बनता है कि क्या अखिलेश अपने इतिहास को दोहरा पाएंगे। क्या प्रियंका गांधी का जादू चलेगा या योगी एक बार फिर से महाराज बनेंगे। ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जो कि लगातार अब उठ रहे हैं। सवाल बड़े इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और सभी पार्टियों की तरफ से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से यात्रा निकाल करके इन यात्राओं के नाम भले ही अलग हों लेकिन मकसद यह है कि वोटर्स को कनेक्ट कैसे किया जाए, जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए और उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के अंदर सत्ता पक्ष को कैसे बाहर किया जाए और कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए। इसको लेकर के अब सभी पार्टियों की जो कवायद है ये साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। देखिए, विपक्ष रथ यात्रा निकाले या पैदल यात्रा निकाले या फिर साइकिल यात्रा निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ये पूछ रही है कि जो लोग आज रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं वो 4.5 साल तक कहां थे जब पूरा प्रदेश कोरोना की गिरफ्त में था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे थे, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे थे, तो विपक्ष के लोग कहां सोए हुए थे। एक समय था जब प्रचार और प्रसार के लिए पदयात्राओं का दौर चलता था। अब पदयात्रा की जगह रथ यात्राएं चलती हैं जिनका अलग अलग नामकरण लोग अपने हिसाब से कर देते हैं। इसकी इस 2022 के चुनाव के संदर्भ में सबसे पहली शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की है, जिसको नाम दिया है आशीर्वाद जन यात्रा। तो इन्होंने ये सोच करके यात्राएं प्रारंभ की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि इनको पता चल गया है कि इनकी हार तय है। तो सभी पार्टियां आप देख रहे हैं कि यात्रा निकालने वाली हैं। हालांकि आगाज इसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही हुआ था, लेकिन अब कल देखें आप, समाजवादी पार्टी विजय यात्रा निकालने वाली है। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है जो कि मथुरा से होगी। इसी तरह से जयंत चौधरी अब आशीर्वाद जन पद यात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस की जो संकल्प यात्रा थी वो अब किसान न्याय यात्रा में बदल चुकी है। और इस तरह से सभी पार्टियां आप देख रहे हैं एक एक करके सियासी रथ पर सवार हैं। जन यात्राओं के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश जनता तक कर रही हैं। सियासी पार्टियां अब अपने अपनी मैसेज को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है और उसमें भी जो विपक्षी दल हैं उन सब के बीच में भी सबसे दिलचस्प यह है कि कौन अपनी बात को मजबूती के साथ जनता तक पहुंचा पाता है और कैसे सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो नाकामियां रही हैं उनको बता पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सत्तारूढ़ दल भी ये बार बार कह रहा है कि उसने जो वादे किए उस पर वो खरा उतरा है, उसने उन वादों को पूरा किया है और वो उन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएगा और जनता उस पर भरोसा करेगी।
हालांकि इन सब के बीच में रणनीतियां लगातार आप देखें कि बदल रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरह से अपनी रणनीति के तहत सबको साधने की कोशिश कर रही है और इसमें अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक यात्रा जो निकाली जा रही है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्पसंख्यक जन जागरूकता यात्रा के माध्यम से कैसे अल्पसंख्यकों को भी जोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में इस बात का आरोप लगाती हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है और इसलिए जो मुस्लिम वोटर हैं या जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह से वो वोट उन पार्टी के पक्ष में हो ताकि मौजूदा सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको सत्ता से बेदखल किया जा सके, और इसलिए उसकी कवायद भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एजेंडे आप देखें सबके एक तरीके से स्पष्ट हो चुके हैं और अब इन यात्राओं के माध्यम से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इन यात्राओं का कितना फायदा मिलेगा इस चुनाव में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इससे पहले भी चुनावों के अंदर ऐसी यात्राएं निकलती रही हैं, लेकिन जनता के साथ जिन यात्राओं ने कनेक्ट किया है वो सत्ता तक पहुंचा है, इसलिए ये यात्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहन में रखिए। आज इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी आपका भी स्वागत। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर केपी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत है। अशोक पांडे जी चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों को भी जागरूक करने के लिए अब अल्पसंख्यक का जो यात्रा है वो आप लोग निकालने वाले हैं, लेकिन इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि अल्पसंख्यकों को आप लोगों ने नजरअंदाज किया है। यह आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। ये किस तरीके से मैं इस यात्रा को देखूं और उसके क्या मायने हैं, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक बंधुओं को डरा के तुष्टीकरण की राजनीति बहुत दिन तक चली। इस बार हमने जो भी योजनाएं लाई, चाहे गांव में शौचालय बनाने की, जनधन योजना की या आयुष्मान योजना की, उज्ज्वला योजना की, हमने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम मुस्लिम भाई को बताने वाले हैं इस बार जाके कि मुसलमान भाइयों आप इनको देख लीजिए। आज ये कितने बड़े जो लोग सुप्रीम कोर्ट हलफनामा देते हैं कि राम सीता का कोई वास्तव में राम कोई वो नहीं रहा है, राम सीता वास्तविक पात्र नहीं रहे हैं, वो भी अब जनेऊ पहन के नगरी नगरी द्वारे द्वारे जय श्री राम कर रहे हैं। जिनके पिताजी ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया, वो भी जय विष्णु जी कर रहे हैं। तो मुसलमान भाई समझो, एक किस तरह से आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग काल नेमी और मामा मारीच के खानदान के लोग हैं। कब सोने का हिरण बन जाएंगे और कब देवता का रूप धारण कर लेंगे। आज रथ यात्राएं निकाल रहे। रथ यात्रा तो देवता और दानव दोनों निकालते थे। हम बताएंगे मुस्लिम बंधुओं को कि इनको, लेकिन अशोक जी भाई उनकी यात्रा की तुलना आप दानवों से कर रहे हैं। आप जो यात्रा निकाल रहे हैं वो देवों की यात्रा है। ये डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं आप? यात्रा तो आप भी निकाल रहे हैं, यात्रा वो भी निकाल रहे हैं। एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश उनकी, एक मैसेज और संदेश देने की कोशिश आपकी है। हिंदुत्व की बात तो आप करते हैं, तो सभी पार्टियां कहती हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं। मुस्लिम को कनेक्ट कैसे करेंगे? और ये जो अल्पसंख्यकों के लिए आप लोग स्पेसिफिक यात्रा निकाल रहे हैं, इसके जरा मायने समझाएं। हम हिंदू मुस्लिम बंधुओं को समझाने वाले हैं कि मुस्लिम भाई, हम तो कोई भी योजना बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख पठान नहीं देखते। हमने जनधन योजना बनाया, क्या हिंदू मुसलमान देखा? क्या आयुष्मान योजना बनाया, हिंदू मुसलमान देखा? उज्ज्वला योजना बनाया, हमने गांव गांव में शौचालय बनाया, क्या हिंदू मुसलमान? लेकिन अशोक जी आप योजनाएं तो लाए, लेकिन मुस्लिमों का भरोसा क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? ये तो बड़ा कड़वा सच है। मुस्लिम भाइयों को मुल्क बनाने का खूब प्रयास, तलाक 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 लाके इन लोगों ने जो किया था, हम तलाक 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 के खिलाफ कानून बना के तलाक को हमने हलाक कर दिया। अब मुस्लिम भाइयों का भरोसा हम पर बढ़ा है। ठीक है सचिन जी, कल से आप लोगों की भी जो है विजय रथ यात्रा निकलने वाली है, तो विजय रथ यात्रा के मायने क्या है ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि जनता को कनेक्ट कैसे करेंगे? ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता तक जो अपने बातों को कनेक्ट कर पाएगा, जनता उसके ऊपर फोकस करेगी। आपकी इस यात्रा से जुड़ा हुआ मेरा यह सवाल है कि जनता को कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? सचिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
सचिन जी एक बार शायद आप अपना माइक अनम्यूट करें, मुझे लग रहा म्यूट है शायद। जी सचिन जी। जी 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 अब आपकी आवाज आ रही, बोलें। जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी, कल से विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आशीर्वाद पूरे उत्तर प्रदेश से मिलना शुरू हो गया है। आज आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद लेकर के कल से विजय रथ यात्रा शुरू होगी और पूरे प्रदेश में चलेगी। और इस बार इनकी भाषा से आप देखिए, अशोक जी की भाषा को आप देख सकते हैं आयुष जी, और पूरा प्रदेश देख रहा है कि इन लोगों की भाषा अभी से सुर और ताल सब बिगड़ गए इन लोगों के। कल तो रथ यात्रा शुरुआत और अभी कई चरणों में रथ यात्रा चलेगी समाजवादी पार्टी की और लगातार चलती रहेगी। और 2022 में जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, वैसे ही लोगों के लिए विकास के रास्ते खुल जाएंगे। अभी हमारे अशोक जी कह रहे थे कि उन्होंने जनधन योजना चलाई, ये योजना चलाई, वो योजना चलाई। याद करिए, आप याद करिए, गड्ढा मुक्त सरकार का नारा देने वाले आप याद करिए। अभी हमारे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के इटावा से विधायक हैं सरता जी, उनके जनपद इटावा से और उदी मोड़ तक 10 किलोमीटर का रास्ता है। इस रास्ते में कम से कम आप मान लीजिए 500 गड्ढे, और ऐसे गड्ढे नहीं है, ऐसे गड्ढे हैं किसी भी वक्त कितना भी बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसे लगातार हो भी रहे हैं। ये गड्ढा मुक्त सरकार वादा करने में पूरे 5 साल हो गए, जब गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई, या क्या योजनाओं को ये पूरा योजना क्या लाभ दे सकेगी पूरे प्रदेश के लोगों को। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले ये लोग, सब धर्म में लोगों को बांटने वाले लोग, ये लोग क्या विकास की परिभाषा जाने, कुछ नहीं जानते। ये इनकी भाषा जब बिगड़ी हुई है। गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करें। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल करूंगा। गायत्री जी को जिस तरह से हम लोगों ने समाजवादियों समाज मंत्र का जाप करें। आप बोलने नहीं देंगे। पांडे जी भाई एक एक रिएक्शन तो सबका हो जाने दे, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा। सचिन जी। हाँ अशोक जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप भी मर्यादा में रहिए। दूसरा, आप अगर ऐसी बात करेंगे तो हम भी याद चिन्मयानंद जी को दिला देंगे, हम भी कुलदीप सिंह सेंगर को याद दिला देंगे। ऐसा नहीं है, बात तार्किक होनी चाहिए, तभी लोग सुनते हैं। जब हम लोग तार्किक नहीं बोलेंगे तो जनता सुनना बंद कर देती है, कहती कि बिल्कुल ये लोग समझदार लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से रथ चलेगा, आप देखिए, निरंतर रफ्तार देखिए रथ की, और लोकप्रियता देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की। इस बार पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, दूध का दूध और पानी का पानी मार्च के बाद हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि वो विजय को तो मानकर चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है कि इस बार तो बहुजन समाज पार्टी को भी देखा, सपा को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं, इसलिए 32 साल का वनवास आपका समाप्त होगा, कांग्रेस को लोग भरोसे के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है वो तो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि वो लोग तो पहले ही जान रहे हैं कि सत्ता में वापसी करने वाले हैं। अब कांग्रेस का आकलन कैसे करेंगे इसके बीच में, डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी? जी आयुष जी, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपना पक्ष रखने और अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी की जो राय है कि वो सत्ता पे आसीन रहेंगे, और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि विजय रथ यात्रा है और विजय उन्हें निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन यही हमारी पार्टी का भी दावा है कि हम 2022 में एक अच्छी सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कल जो किसान न्याय रैली हुई है उसमें उमड़ा विशाल जन सैलाब इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि आदरणीय प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से जुड़ने के कार्यक्रम, जनता के बीच पहुंचने के कार्यक्रम, और हमारी जीत का यही आधार है कि आज जो ये हिंदू मुस्लिम, जो जाति के आधार पर बंटवारा, जो कानून व्यवस्था में और न्याय के लिए जो चेहरे देख के किया जा रहा है, इसको अब खत्म करना है। बाबा साहब अम्बेडकर के और गांधी जी के सपनों के भारत को दोबारा से लाने के लिए कांग्रेस मुख्य धारा में आके लड़ाई लड़ रही है। और अभी पिछले 2 वर्ष में सबसे प्रभारी के रूप में आदरणीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से हर मोर्चे पर जहां जहां भाजपा सरकार फेल हुई है उसको
आईना दिखाया है और अपने संघर्ष के द्वारा कांग्रेसियों ने इनको न्याय करने पर मजबूर किया है। अभी लखीमपुर की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे मैनपुरी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, जहां जहां विरोध दर्ज कराया विपक्ष ने, मुख्य विपक्ष की भूमिका में प्रियंका जी संघर्ष के लिए गई, वहां ये न्याय देने पर मजबूर हुए। और आगे भी हमारी पार्टी अभी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। आज भी मौन व्रत किया है कि अगर जो मंत्री पूर्व गिरफ्तार हुआ है और जैसा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि यदि मेरा लड़का वहां आरोपी पाया जाता है तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दूंगा, आज क्यों नहीं वो त्यागपत्र दे रहे हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें भी अभी मंत्री बनाए हुए है? अभी 6 दिन उन्हें छूट दे रखी थी, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की, आगे आप क्या चाहते हैं? ये सब जनता देख रही है। इसी आधार पर जीत का दावा करने का अधिकार सभी को है, विजय यात्रा निकालने का अधिकार सभी को है, लेकिन कल के संकेत भी आप याद रखिए। और 2022 में एक स्थायी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार जिसकी अपनी वित्त की नीतियां हो, रक्षा की नीतियां हो, इनकी विदेश की नीतियां हो, ऐसी पार्टी 2022 में सरकार में अरविंद यादव जी, अरविंद जी, सामाजिक परिवर्तन यात्रा, एक तो इसका मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, थोड़ा ये बताइए। और चूंकि कल मथुरा से आप लोग भी आगाज करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी करने वाली है, आज अखिलेश जी की तरफ से भी कुछ इस तरीके के संकेत थे कि गठबंधन के बारे में कुछ सोचा जा सकता है या विचार हो सकता है, कुछ उम्मीद बन रही है क्या अरविंद जी? देखिए आयुष जी, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का यही आशय है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे तो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन होगा। और यह जो रथ यात्रा है, जो रथ है, वो भगवान कृष्ण के सानिध्य में, भगवान कृष्ण के सारथी के मार्गदर्शन के रूप में रथ यात्रा निकलने जा रही है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शौचालय वाले ये लोग नमूने हैं, जो बार बार केवल शौचालय की बात करते हैं, इनको क्या पता है? मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, बता दे कि क्या भगवान कृष्ण के सानिध्य में निकलने वाली रथ यात्रा दानवों की रथ यात्रा होती है? मैं तो कृष्ण जी के जितने भी अनुयायी हैं उनसे आग्रह करता हूं, जितने भी उनको मानने वाले लोग हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इन भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर कर देना है। भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने बैठ जाते हैं, शौचालय वाले नमूने, ये बार बार केवल शौचालय की बात करते हैं, ऊपर से नीचे तक ये जो नमूने हैं केवल यही शौचालय की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ये शौचालय की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? शौचालय की बात में क्या दिक्कत है भाई साहब? शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शौचालय जरूरी है कि नहीं है? हमें नहीं आयुष जी शौचालय जरूरी है, ऐसा सत्य है लेकिन शौचालय वाले जो नमूने हैं भारतीय जनता पार्टी, शौचालय की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, शौचालय की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं? बार बार केवल शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय वाले नमूने उस शौचालय का, शौचालय के अलावा भी बहुत बातें करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कृष्ण जी के सानिध्य में कैसे, थोड़ा सा अरविंद जी मैं समझना चाह रहा हूँ, कृष्ण जी के सानिध्य में कैसे यात्रा? अरे अशोक जी एक सेकंड, कृष्ण जी के सानिध्य में कैसे यात्रा है, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। अशोक जी देखिए, आयुष जी देखिए, धर्म युद्ध की लड़ाई है। एक दिन आपके चैनल पे मैंने रश्मि रथी का वो जो तृतीय सर्ग है उसको पढ़ भी दिया हूं, और कहना नहीं चाहिए, वास्तव में जो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अल्टीमेटम था उसका अब डेट खत्म। और कहीं ना कहीं यह रथ यात्रा लोहिया जी को मानने वाले, जनेश्वर जी को मानने वाले, समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले सभी लोगों के मार्गदर्शन में निकलने वाली रथ यात्रा है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के शौचालय वाले जो नमूने हैं ऊपर से नीचे वाले, ये लोग कह रहे हैं कि ये दानवों की रथ यात्रा है, भगवान श्री कृष्ण भी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे और नहीं भगवान राम माफ करेंगे। इनको कह दीजिए, सुनिए, इनको कह दीजिए जो बैठे हैं ना शौचालय वाले निकालेंगे तो भगवान राम के सानिध्य में निकालेंगे, फिर अगला कोई परशुराम के सानिध्य में निकालेगा। भाई ये सब करेंगे ना आप लोग, तो फिर कैसे हो? अभी आप लोग तो कहते हैं आप लोग इस तरह की राजनीति करते नहीं, लेकिन अब वही होने लगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, मैं तो कहता हूँ आयुष जी, यह रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के पीड़ित, वंचित, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए है, किसानों को न्याय दिलाने वाली रथ यात्रा है।
मुद्दों की बात करिए, लेकिन आप कृष्ण के सानिध्य में निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर राम के सानिध्य में निकालने लग जाएगी, फिर आप बांट देंगे, किसी के कृष्ण हो जाएंगे, किसी के राम हो जाएंगे, सबको रहने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। सब यात्राएं निकाल रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का क्या है इन सबके बीच में? देखिए आयुष जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अभी आप इतनी देर से 4 पार्टियों के लोगों से बात की, किसी ने जनता के मुद्दे की कोई बात नहीं की। ना कोई बिजली की बात कर रहा है, ना कोई पानी की बात कर रहा है, ना कोई शिक्षा की बात कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर से पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया है। इसीलिए आप देखिए कि मजबूर होकर, ये बात भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को भी पता है कि अब हम दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, कल से इन्होंने शुरू किया है, जीत का मंत्र दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, जबकि मैं इसे झूठ का मंत्र कहता हूं। वो झूठ। आयुष कट गया हो, आयुष कैसे कट गया देखो। हेलो हेलो जी जी पुष्पेंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से प्रदेश के लोगों ने अपनों को खोया है, किस तरह से तड़प तड़प करके दम तोड़ा है। उस समय योगी सरकार क्या कर रही थी? उस समय योगी सरकार वेंटिलेटर, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों में घोटाले कर रही थी। आप सबको याद होगा कि बनारस की एक माँ कैसे अपने बच्चे को लेकर के जाती है, वो भर्ती नहीं होता और कोरोना से उसकी मौत हो जाती है, फिर वो ई रिक्शा में रख के उसकी लाश को लेकर के जाती है घर। इनके पास न एम्बुलेंस थी, न दवा थी, न इलाज था, न डॉक्टर था। इसी तरह से आपको बताऊं कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है ये, इसके भ्रष्टाचार की इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है भ्रष्टाचार पे कि जनता अब पूछने लगी है। अब योगी जी सिखा पढ़ा करके अपने विधायकों सांसदों को भेज रहे हैं कि जाइए आप वहां ये बात को बरगलाइए, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं होगा। जनता जब उनसे पूछेगी कि बेरोजगार युवा जब आपसे रोजगार कर रहे थे तो आपने पूछेगी कि जब राम मंदिर बनने के लिए लोगों ने चंदा दिया था तो आपने इस चंदा में चंदा चोरी क्यों की? आपने बंदर बांट क्यों की? जब बालिकाओं के लिए, जो दलित बालिकाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, वहां उनके भोजन का निवाला आपके मंत्री कैसे खा रहे थे? यही सवाल आम आदमी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी लगातार उठा रहे हैं और यही सवाल प्रदेश की जनता भी इनके नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी। और जब ये सवाल पूछेगी तो इनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इस बार ये एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को विदा कर देगी और आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की राजनीति कर रही है। अभी आयुष जी, आपको आज की घटना बताता हूँ। माननीय संजय सिंह जी अम्बेडकर नगर गए हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली का अभी अरविंद केजरीवाल जी का पहला वादा आया है, लेकिन ये पार्टियां इतनी बौखला गई हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने हमारे नेता के ऊपर, हमारे नेता के काफिले को काला झंडा दिखाया। यहाँ तक कि बौखलाहट इस कदर थी कि झंडे को भी नहीं बख्शा, उस पर काली शाही ठोक दी। ऐसे लोगों को ये भाजपा के गुंडे जो कायराना हरकत कर रहे हैं, इनको 2022 में। ठीक है, कुल मिलाकर के आप मुद्दों की राजनीति करने वाले हैं, बाकी सब जाति की और तमाम धर्म मत पंथ की राजनीति कर रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं। और देखना यह है कि आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे जनता के साथ में। अशोक जी, एक तो जो यहाँ पे विपक्षी पार्टियों की तरफ से बात कही गई है, जो कि हमलावर इसलिए भी है क्योंकि अब आप सत्ता में हैं, आपको अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ ये बताना पड़ेगा कि आपने जो वादे किए तो उनमें से आप कितना पूरा कर पाए हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप इतना कह रहे हैं कि आप लोग इतना आश्वस्त हैं, तो फिर जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें 150 से ज्यादा सिटिंग एमएलएज के आप लोग टिकट काटने वाले हैं, फिर इसके पीछे की वजह क्या है? अशोक पांडे जी, जवाब दे दोनों ही बातों का। देखिए, पहली बात है टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, तो पार्टी के हाईकमान तय करेगा। दूसरी बात, रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने अपराध का ही राजनीतिकरण कर दिया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम किसी साथी ने लिया। लोहिया जी ने कहा था पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, अखिलेश, यही इनका परिवार है। और ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। जिस तरह से यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ा था, अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया, जिस तरह से बुलडोजरों ने इनकी संपत्ति को समाप्त करने का काम किया, ये लोग चिल्लाने लगे। ये वही लोग हैं जो 70 साल शासन किए,
गांव में गरीब आदमी को इज्जत घर यानी शौचालय नहीं दे पाए। हमने जनधन योजना के माध्यम से गरीबों को बैंक की सीढ़ियां चढ़ाया। आयुष्मान योजना के माध्यम से हमने गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह कराया। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से योगी जी हर जिले में गए, गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई, प्रवासी और ये आम पार्टी वाले की बात करते हैं तो राज्यसभा का टिकट ब्लैक किए। कौन था दो गुप्ता जिन्होंने संजय सिंह को तो टिकट दिया और 2 टिकट राज्यसभा का ब्लैक कर दिया। ये टिकट तो उसमें आनंद कुमार जानते हैं टिकट ब्लैक लोग हैं। उत्तर प्रदेश में देश बदल के आ गए हैं। इनसे पूछना है तो कौन लोग थे? मैं जवाब देना चाहता हूँ आयुष जी। किया है कुमार। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से जवाब दीजिएगा, एक एक करके बात कंप्लीट हो जाए। अशोक पांडे जी। आयुष जी, मैं अशोक पांडे जी को बताना चाहता हूँ, टिकट ब्लैक किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है वो इनके चेहरे पर झलक रही है। अभी कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, आपकी सरकार ये लोग लोकतांत्रिक है, ऐसे थोड़ी डिबेट हो पाएगी। का काम करते हैं। जब बैठक होती है इनकी, अरविंद केजरीवाल गाना गाते हैं, इंसान से इंसान का हो भाईचारा। अब बैठक में बाउंसर से हो मारी मारा। ये पिटवा के भगाते हैं प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को। हिंसक पार्टी के लोग है ये लोग। ये खाली यही जवाब देंगे। मुझे तो राज्यसभा का टिकट समय दीजिएगा, मैं इनका जवाब दूंगा। टिकट ब्लैक किया। ठीक है पुष्पेंद्र जी जवाब दें। आयुष जी, अशोक पांडे जी के चेहरे पर वही बौखलाहट है जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, चेहरों पर दिख रही है। हमने 300 हम टिकट ब्लैक किए, हमने शिक्षा अच्छी करने की बात कही, उसका जवाब नहीं है इनके पास। हमने स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करने की बात करी, उसका जवाब नहीं है इनके पास। ये बात क्या करेंगे जाति धर्म के और भ्रष्टाचार की बात हमने कही। अगर शर्म है, अगर जरा से भी शर्म है तो आप बताइए, जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, जरा से भी शर्म है तो आप बताइए। घोटाले के ऊपर जिसमें आपके मंत्री शामिल हैं, आपके तमाम सरकारी अधिकारी शामिल हैं, क्या किया है? पूछिए कि राज्यसभा का 2 टिकट पार्टी किसको ब्लॉक किया है? अरविंद केजरीवाल ने। लोकायुक्त ने नोटिस दिया है, लोकायुक्त ने नोटिस दिया है, आज तक जवाब नहीं दिया आपने। आप सब जेल जाने वाले लोग हैं। आपके सारे घोटालों की एक एक करके आम आदमी पार्टी पोल खोलती रहेगी। आपके मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया है, अगर तो चलिए ठीक है सचिन जी करवाया है। आप सचिन जी, आपने उनसे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी एक बात ये कही गई कि विपक्ष की भूमिका में जो सर्वाधिक तौर पर एक्टिव नजर आई वो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि विपक्ष की भूमिका को निभा पाने में भी कहीं आप लोग पीछे रह गए हैं। और दूसरा जो बात PSPL की तरफ से कही गई कि जो असली समाजवादी हैं वो सब अब इस तरीके से जो सामाजिक परिवर्तन है वो चाह रहे हैं, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी वो समाप्त हो गई है। इन दोनों ही बातों का मैं जवाब चाहता हूं, बाद में आप अशोक जी की बात को भी जवाब दीजिएगा। पुष्पेंद्र जी आप थोड़ा शांत हो जाए, आप सचिन जी को सुनेंगे। सचिन जी आयुष जी, आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है कि पिछले कोरोना काल से लेकर के इस कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी निरंतर सक्रिय रही, लोगों की मदद करने में सक्षम रही। घर घर जाकर, सड़कों पर, हाईवेज पर, गलियों में जो लोग मरे, जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, पिछले वर्ष भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको मुआवजा देने का गैर। चलिए सचिन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सवाल तो बनता है मैं सवाल इस बात का कि जो सभी पार्टियों की तरफ से यात्राएं निकाली जा रही हैं, उन यात्राओं से जनता को कैसे यह सभी पार्टियां कनेक्ट कर पाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यात्राओं का अपना इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है और इन यात्राओं ने ही सत्ता तक का जो रास्ता है वो तय किया है। इसलिए सभी पार्टियां आप देख रहे हैं, खासतौर से विपक्षी दलों की तरफ से जो यात्रा है उनके माध्यम से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश है। लेकिन जनता कैसे और किन मुद्दों पर कनेक्ट होगी ये सवाल है, और इसीलिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाह रहा हूं कंटिन्यू करें।
जी, जो सरकार निरंतर आप बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को तो पूरे प्रदेश ने देखा है, और समाजवादी पार्टी लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में, उनको मुआवजा देने का काम किया, उनकी मदद करने का काम किया, जबकि हम लोग तो समाजवादी पार्टी सरकार में भी नहीं है। और रही बात इनकी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, तो ये लोग किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे, रिपोर्ट कार्ड क्या तैयार किया है इन लोगों ने 5 वर्ष में, ये हम लोग तो सोचकर परेशान हैं कि ये बताएंगे क्या जनता में जाकर के। अभी हाल ही में डेंगू की बहुत बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आप निरंतर देखिए, फिरोजाबाद में बहुत बुरी स्थिति है, जनपद इटावा में आज ही एक परिवार के 3 सदस्य थे, 8 तारीख को, 9 तारीख को और एक आज एक बेटी की मृत्यु होगी। लगातार मृत्यु हो रही है। एक इटावा के पास एक गांव है, लोहन्ना गांव है, वहां पे लगातार लोग मर रहे हैं। लेकिन सचिन जी, ठीक है, देखिए ये तो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाइएगा, लेकिन कमोबेश मुद्दे सभी पार्टियों के ये हैं। एक प्रमुख विपक्षी के तौर पर जनता ये भी पूछेगी कि विपक्ष होने के नाते क्या आपने अपने उस दायित्व को निभाया, क्योंकि हाथरस की घटना हो, उम्बा की घटना हो, या अभी हालिया लखीमपुर की घटना हो, हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी जिस तरह से सबसे आगे नजर आई, वहां पर आप लोग कहीं पीछे दिखे। लखीमपुर के मामले में पूछेगा ना, और विपक्ष से सवाल भी पूछा जाएगा, जनता भी पूछेगी कि क्या आपने अपनी उस भूमिका को निभाया सही तरीके से। जी बिल्कुल निभाया। मुख्य विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ पूरा प्रदेश इस समय उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, और इस उम्मीद पर विजय रथ यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी जीतेगी, और उस उम्मीद पर खरा भी उतरने का काम, जैसे पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम हो, पेंशन वितरण का कार्यक्रम हो, 4 लेन से 40 जनपदों को जोड़ने का काम हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, या फिर कोई भी एम्स बनाने के लिए कहीं भी झांसी गोरखपुर में कहीं भी जगह देने की बात हो, कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात रही हो, शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आगे रहे हैं। और इन्हें अभी हमारे अशोक जी कह रहे थे कि क्राइम रिपोर्ट में, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अभी ताजा हालिया में आई है, उसे आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लिख कर देख लीजिए कि क्या रहा है। 10 गुना अपराध, मैं न्यूज चैनलों पर लगातार देख रहा हूं, 10 गुना अपराध निरंतर बढ़ रहा है पिछली सरकारों के। ठीक है डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी, क्योंकि प्रियंका जी की हम लोग इससे पहले भी जब रैली देखते हैं तो उसमें भीड़ हमेशा से प्रियंका गांधी की रैली में रही है, ऐसा तो कभी नहीं कि वो रैली करें और उसमें भीड़ ना हो। ऐसा क्या बदला है या ऐसी क्या परिस्थितियां बदली हैं कि आपको ये लग रहा है कि 32 साल के बाद अब इस बार वो मौका है जब जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है, या आपको भरोसे की नजर से वो देख रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी भी ये दावा कर रही है कि सत्ता में वापसी वही करने वाले हैं। केपी त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है शायद एक बार अनम्यूट करें, आपका भी ऑडियो म्यूट है। आयुष जी, जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय एक ऐसी सरकार चाहती है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती हो या संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ती हो, जो सबको साथ लेकर चलती हो, सबके विकास की बात करती हो। उसका नारा सिर्फ उछालने के लिए ना हो कि सबका साथ सबका विकास और एक साथ मिलकर सब बर्बाद, सोच मक्कार काम बर्बाद। ऐसे नारों के कारण अब उत्तर प्रदेश की जनता एक स्थायी सरकार, एक राष्ट्रीय पार्टी की सरकार चाहती है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले चले। जो नारा दिया गया था डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार लोगों के ऊपर चढ़ जा रही है। ऐसे समय में एक स्पष्ट नीति के साथ, एक स्पष्ट नियति के साथ कि ये सामाजिक विभाजन जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हो रहा है, वो नहीं होना है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आज जनता ये जान चुकी है कि 2014 में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग खतरे में आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मंत्रियों, इनके ताकतवर लोगों और इनके चंद पूंजीपति मित्रों को छोड़कर। ऐसे समय में जनता शिक्षा चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, जनता बिजली, सड़क, पानी चाहती है। इनके जो भी आंकड़े हैं वो सारे झूठे हैं। सिर्फ जुमले के तौर पर आंकड़े दे देना, उनके पीछे धरातल पर कोई सच न होना। उज्ज्वला योजना का इतना ढिंढोरा नहीं ठीक है, ये तो सत्ता पक्ष की खामी आपने बता दी, ये तो सारी पार्टियां उठा रही। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऑप्शन के तौर पर क्यों देखे प्रदेश की जनता? इसलिए देखिए, अखिलेश यादव का भी उनके पास एग्जांपल है, उनके पास अखिलेश यादव का पुराना कार्यकाल है बताने के लिए। अभी यहाँ सचिन जितना कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया और उस पर भरोसा करेगी, वो भी सबकी बात करते हैं, वो कहां डिवाइड करने की बात करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को क्यों चुने और 32 साल का सूखा कैसे समाप्त हो जाएगा? ऐसा क्या विशेष हुआ है?
ऐसा हमारे संगठन में विशेष हुआ है कि जब से प्रभार प्रियंका जी ने संभाला है, हर कार्यकर्ता अपने को लड़ाई में मान रहा है। कहीं ना कहीं बीच में कुछ दिक्कतें रही होंगी या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम सत्ता से दूर हुए, उसका दुष्परिणाम आज जनता देख चुकी है, इसलिए जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है। चलिए अरविंद जी, आपका भी रिएक्शन में ये चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप जो सही सच्चे समाजवादी हैं वो अब ये परिवर्तन चाह रहे हैं, और अगर आपके साथ सच्चे समाजवादी जुड़ रहे हैं तो फिर अभी ये जो आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है या फिर ये जो हम लोग देख रहे हैं विजय यात्रा निकलने वाली है, उसमें कौन लोग हैं? क्या वो समाजवादी नहीं है? नहीं, देखिए आयुष जी, जो मैं बातें कह रहा था, पुनः एक बार मैं उस बातें को उस आशय पे आ रहा हूं। जो लोगों की इच्छा थी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अल्टीमेटम जो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का था, उसको उन्होंने नहीं माना, और इसका आशय है कि भाई सचिन यादव जी पैनल में मौजूद हैं, इनकी भी बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं सुने। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अनुरूप कार्य होते हैं। दूसरी आयुष जी बात, जो आप नेताजी के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, नेताजी के आशीर्वाद निरंतर माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के ऊपर बना हुआ है। हमें कोई साक्ष्य और कोई वीडियो नहीं जारी करना पड़ता है कि हम नेताजी के आशीर्वाद लिए। दूसरी बात है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर समाजवादियों की जो निर्णय 2019 के चुनाव में आया, जो परिणाम, अगर वह परिणाम फिर आता है तो ऐसे अवसर, जो अल्टीमेटम का अवसर था, इसको किसने खोया है? तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के तो डिवाइड होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ में लोहिया की विचारधारा को मानने वाले या समाजवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, या वहां जुड़ेंगे नहीं लोग। उनका भी अपना एक जुड़ाव है जनता के साथ में। ये तो डिवाइड हो जाएगा, आधा आपके साथ आधा आपके साथ, फायदा किसका होगा उसमें? आयुष जी देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से जनता पीड़ित है, जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है, किसान परेशान है, इन सब मुद्दों को लेते हुए हम लोगों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है। 11 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर समाजवादी विचारधारा के सभी लोग एक मंच पे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर परिणाम 2019 जैसा रहा तो समाजवादियों की हार नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी कि यह हार अहंकार की हार हुई है। और इसका कहीं ना कहीं समाजवादी कार्यकर्ता जो है, समाजवादी का पार्टी की या प्रसपा के जो पदाधिकारी हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो एक मंच पे आने की बात करते थे, लेकिन अगर सचिन यादव की जीत होती है, हालांकि वो तो विजय यात्रा ही निकाल रहे हैं, अगर जीत होती है तो पीएसपीएल की हार में मानूं कि आपकी विचारधारा की हार हुई फिर? नहीं, देखिए हम लोगों की एक ही मंशा आयुष जी कि समाजवादी विचारधारा के लोगों की जीत हो। हम लोगों ने हर समय ये प्रयास किया है कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो उस पर आपकी सहमति है, लेकिन अगर परिणाम, उस पर आपकी सहमति है, लेकिन अगर परिणाम विपरीत होते हैं तो असहमति। ठीक है, चलिए पुष्पेंद्र जी देखिए, ठीक है, आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने शिक्षा, आपने स्वास्थ्य, आपने रोजगार, आपने इन सारे मुद्दों को जोड़ा, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि मुद्दों के साथ साथ बहुत कुछ रणनीतिक तौर पर भी आवश्यकताएं होती हैं, संगठन के स्तर पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के अंदर क्या संगठनात्मक तौर पर आम आदमी पार्टी आपको उस स्थिति में नजर आती है कि इतनी पुरानी पार्टियों के साथ और फिर ये जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उससे आप लोग लोहा ले पाए? पुष्पेंद्र जी अभी चैनल तो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल जायज है। देखिए, मैं आपको एक सुझाव दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में यही सवाल जो आप कर रहे हैं, यही सवाल दिल्ली में 2013 में लोग करते थे कि ये कहां नए लोग हैं, आंदोलनकारी हैं और इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली, चलिए अच्छी बात है, कहां इनको सीट मिलने वाली है, कौन वोट देगा इनको। लेकिन आपको याद होगा कि 2013 में हम जो पहला चुनाव लड़े उसमें 28 सीटें जीते और सरकार बनाई, और दोबारा फिर जीते। फिर आप देख ही रहे कितना ऐतिहासिक बहुमत मिला, फिर तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत मिला। तो ऐसा नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी को हमने सिर्फ एक दिल्ली का ही एग्जांपल है ना कि उसके बीच में आप लोगों ने बहुत चुनाव लड़े, उसके बीच में आप लोगों ने बहुत चुनाव लड़े। मैं बता रहा हूं ना, मैंने संगठन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। दिल्ली के अंदर आपने संगठन खड़ा किया इसलिए आप जीते, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे इतने विशाल प्रदेश में क्या संगठन है आपके पास?
आयुष जी, मैं वही उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आयुष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, हमारा संगठन इस तरह से निरंतर बढ़ रहा है। लोग नए नए दूसरी पार्टियों से जहां उनका दम घुट रहा है, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और हमारे संगठन की आप बात कर रहे हैं, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें 83 हमने जीती, 40 लाख वोट हमको मिले। तो ये संगठन के काम करने का ही परिणाम है। लगातार हम बढ़ रहे हैं। अभी हमारी तिरंगा यात्रा हुई आगरा में, नोएडा में, अयोध्या में, आपने देखा होगा लखनऊ में किस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है हमारे साथ। और इसके देखिए बौखलाहट देखिए कि इस पैनल में 3 और दल के लोग बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बौखला जाते हैं जब आम आदमी पार्टी का नाम आता है। आम आदमी पार्टी कोई बात कहना चाहती है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि आप यहाँ प्रदेश में सिर्फ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात पे ही वोट करेगा और बात प्रदेश की जनता जाति और धर्म की राजनीति, परिवार की राजनीति, ये सब को नकार करके आप देखिएगा 2022 में आम आदमी पार्टी किस तरह से सत्ता में आएगी। और दिल्ली की चलिए, तरह ठीक है, जो केजरीवाल मॉडल है हमारा दिल्ली में, पुष्पेंद्र जी, हम लोग उसका भी इंतजार करेंगे। चुनावों में अब वक्त है नहीं। अशोक जी, चुनौती है क्या? क्योंकि देखिए बहुत सारी पार्टियां, और हालांकि अभी तो हम लोगों को कम से कम समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिख रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई है पिछले दिनों, अब क्या चैलेंज के तौर पर दिख रहा है आपको कि चुनौती है इस बार कम से कम आपके सामने? चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी। अशोक पांडे जी। जी, हेलो जी अशोक जी, चैलेंज है क्या इस बार विपक्षी दलों की तरफ से? देखिए, मुझे हंसी आ रही है आप पार्टी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल गाना गाते हैं, लेकिन इंसान हंसी को निकल मुझे नहीं रही है। हंसी आ रही है, लेकिन हंसी निकल नहीं रही है अशोक जी। ये बाउंसर बुला के योगेंद्र यादव को पिटवाते हैं, बाउंसर बुला के प्रशांत भूषण को पिटवाते हैं, राज्यसभा का 2 टिकट ब्लैक करते हैं। ये प्लेटियर है, प्लेटियर नहीं करेंगे। मासूम दलित बालिकाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, उसका पैसा आपके मंत्री खा रहे। हम ये नहीं कर रहे, हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ आपको पांडे जी, चुनौती है। मैं चुनौती देता हूँ आपको कि आप एक भ्रष्टाचार बताइए। आम आदमी पार्टी के सरकार का भ्रष्टाचार बता दीजिए। चलिए, आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप उनको चुनौती देते रहें और अशोक जी आप चुनौती को स्वीकार करते रहें, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट कर कौन पा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो कनेक्ट कर पाएगा जनता के साथ में, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ। फिलहाल इतना ही।